बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और ख़ुसूसी प्रोग्राम है। आज कोई और नहीं, हमारे मेहमान हैं सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। उनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। डॉक्टर साहब, एक तो ज़ाहिर है कि कोरोना के दिन हैं, बड़े गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली ये वाक़या है। मैं देख रही थी आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में आप कोरोना के बारे में अवेयरनेस भी दे रहे हैं, बहैसियत डॉक्टर, बहैसियत मुमलकत पाकिस्तान के सरबराह। आप ये समझ रहे हैं कि लोगों से बात करना है। तो सर, आप पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक अदम एतमाद का इजहार किया है, उन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर, सिंध के ऊपर भी, वफाक के ऊपर भी। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वक्त गुजारा, पनामा के हवाले से गुजारा, वो जो धांधली का केस था उसके हवाले से मैं रोजाना जाकर बैठा करता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो सुप्रीम कोर्ट में कमेंट्स होते थे ना, उनको मैं खुद बड़ी अहमियत देता था कि अच्छा उन्होंने ये कमेंट किया, अच्छा ये जज जो होगा ये हमारे हक़ में फ़ैसला करेगा, अच्छा ये जज ये करेगा वो करेगा। ये जो कमेंट्स सवालिया निशान हैं, कभी कभी जजेस जो हैं वो बात निकलवाने के लिए टॉन्ट भी करते हैं, बात निकलवाना चाहते हैं, हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनकी कमेंट्री से ज़्यादा उनका जजमेंट बोलता है। तो कल का जो जजमेंट था वो मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब सा था, बड़ी अच्छी बातें उसके अंदर कहीं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा, जो बड़ी अहम बात थी, उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए कानून साजी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल अनोखी कैफियत है ना। कौम किसी एतबार से तैयार नहीं थी, कोई हेल्थ सिस्टम तैयार नहीं था दुनिया का, यानी पाकिस्तान को तो छोड़िए, अमेरिका का, ये डेवलप कंट्रीज के भी आप सिस्टम देख लीजिए, कोलैप्स कर गए। कभी सोचा नहीं था कि ये होगा, इसके लिए तैयारी की भी नहीं गई थी। तो और इसके लिए कानून की भी ज़रूरत होती है, यानी अनोखे माहौल के लिए अनोखे कानून कवानीन की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 5 के अंदर जो जजमेंट जो दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये कानून साजी करनी चाहिए इस मामले की। और उन्होंने मिसाल ये दी कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर्स को सील किया, तो उन्होंने कहा जी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम है और इसके लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं इस एतबार से कि अंदाज़ा नहीं होता कि भाई सील इस वजह से कर दिया कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आएगा टेस्ट करा कर आए, है ना। मिसाल के तौर पर मुझे चीफ मिनिस्टर सिंध ने पिछले दिनों, मेरी तो सबसे कम्युनिकेशन अच्छी है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर के गवर्नर चीफ, सबसे बातचीत मेरी चलती रहती। कोरोना के एतबार से मैंने बड़ी अहमियत इस बात को दी कि फेडरेशन जो है वो जिम्मेदारी ले कम्युनिकेशन की, और अगर कहीं कंफ्यूजन है उसको हैंडल करे। तो चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी एक बात की, उसने कहा कि जी हमने अपने यहाँ एंट्री बंद की है, तो जो बसें केपी से चलेंगी, पंजाब से चलेंगी, तो मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा अगर मैं अपने बॉर्डर पर घुटकी पर उन सब लोगों को रोक दूं, वो दूसरी तरफ क्या करेंगे। तो मैंने उसी वक्त गवर्नर और अपना चीफ मिनिस्टर केपी से और चीफ मिनिस्टर पंजाब से कहा कि जी तुम फौरन चीफ मिनिस्टर सिंध से बात कर लो ताकि ये क्राइसिस नहीं पैदा हो। ये तो बसों को पहले ही रोक लो या उसको सॉफ्टन कर लो, मगर कम टू एन एग्रीमेंट। तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप बॉर्डर्स अपने बंदिशें कर रहे हैं तो कोई कानून होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ों पर, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से, दूसरे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े फिक्रमंद है इस बात की कि होर्डिंग को हैंडल करने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है इस तरह से, है ना। तो वो दूसरे कवानीन के अंदर उसको हैंडल किया जाता है, होर्डिंग की सही डिस्क्रिप्शन कोई नहीं है। तो इस जमाने के अंदर, दुनिया के अंदर ये कैफियतें होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, कि लोग किल्लत के ज़माने में होर्डिंग करते हैं ताकि कीमत बढ़ जाए और उनको मुनाफा ज़्यादा हो, है। तो उसको रोकने का भी कोई कानून नहीं है। तो लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, अच्छा साथ साथ आप इस बात को भी मद्देनजर रखें कि असेंबली बुलाना, जिस ज़माने के अंदर आप कह रहे हैं स्पेसिंग हो, तो 350 असेंबली के मेंबरान और उसके साथ उनका पूरा स्टाफ, उसके साथ असेंबली का स्टाफ, तो इस माना करके इस बात का इम्कान है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना हो। डॉक्टर साहब, जैसे आप खुद पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं और इस वक्त आप सदर पाकिस्तान भी हैं और आपको खुद कन्वीन करना होता है कौमी असम्बली का इजलास या पार्लियामान का इजलास, कल जैसे बात की, तो अब जितना ये लंबा चलेगा तो ज़ाहिर है पार्लियामान को तो मीट करना ही करना है। अब आप क्या समझते हैं कि जो किरदार एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का होना चाहिए इस क्राइसिस में,
वो तो सामने लाना ही पड़ेगा, उसका क्या तरीका है? उसका देखिए, इस वक्त बहुत सारे, यूएस कांग्रेस सेशन में नहीं है जी, इसी वजह से, ब्रिटिश पार्लियामेंट सेशन में नहीं है इसी वजह से, बहुत सारे हर जगह ये कैफियत है। तो मेरा ख्याल ये है कि जैसे ये क्राइसिस, एक तो देखें पीक को हम अवॉइड करें, है ना, फ्लैटन कर लें जितना कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि पिछले दिनों जो प्राइम मिनिस्टर ने जिन प्रोजेक्शंस का जिक्र किया, जो डेटा आ रहा है, जो आज का डेटा है वो कल का शायद ना हो, जो आज मैं तजिया करूंगा तो कल को इस बात का इम्कान है कि मेरा तजिया मुख्तलिफ हो जाए और मैं यू टर्न लूँ, है ना, कि भाई ये डेटा इज डिफरेंट, अब यू टर्न लेना पड़ेगा। तो इस एतबार को देखते हुए पाकिस्तान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही थी कि अप्रैल 25 तक इस बात का इम्कान है कि 50,000 केसेस हों अगर हम रूटीन में चलते रहे। अगर हमने एहतियात की तो कम होंगे और बदएहतियाती की तो इससे बढ़ जाएंगे। ये 50,000 केसेस की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसी का छोटा स्पेक्ट्रम होगा जो सीरियस केसेस होंगे, हैं। तो इस वक्त जो अप्रैल 13 की मिसाल के तौर पर मैंने देखा, अप्रैल 13 को यानी कल, तो मैंने उसी ग्राफ को देखा तो उसमें प्रोजेक्टेड केसेस होने चाहिए थे पाकिस्तान में 14 या 15,000। अच्छा, इस वक्त हम 5,000 को हमने क्रॉस किया है। तो इसका मतलब जो प्रोजेक्शंस हमने पहले की थी उसके अंदर हमारी अपनी एहतियातों की वजह से है इतना बेहतरी है ना, पीक नहीं है तो बेहतरी है। तो इस हवाले से दो तीन चीज़ों की बात सबको समझ में आ रही। और सुनिए, मैं ये समझता हूँ कि आपका बड़ा वक्त ज़ाय हुआ है इस बहस पे कि जी वो लॉकडाउन कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे। अच्छा, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन को कोई डिक्शनरी डेफिनेशन नहीं है जी, कि लॉकडाउन जी मरियम वेबसाइट जिसने भी देखो तो वो कहता है कि जी गलियां भी बंद होंगी, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। लॉकडाउन इज अ वर्ड। जैसे आप ये कहें कि जी मुझे गुस्सा आया, तो गुस्से की बहुत सारी कैफियत है। मुझे हमदर्दी में गुस्सा आया, मुझे मजाक में गुस्सा आया, मुझे सीरियसली गुस्सा आया, उसको गुस्सा आया, उसने किसी को मारा, उसको गुस्सा आया, उसने कत्ल किया। तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। तो जो सूबा जितना कर रहा है वो अपनी सोच और समझ के एतबार से कर रहा है, तो लिहाजा लिबर्टी दे। लेकिन डॉक्टर साहब, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा लॉकडाउन नहीं करना और फिर अगले दिन DGISPR ने अनाउंस कर दिया, तो फिर जाहिर है सवाल तो उठे। तो लिहाजा वो उस टाइप की एक्शन नहीं लेना चाहते थे जो सिंध गवर्नमेंट ने लिया मिसाल के तौर पर, वो उससे कमतर लेना चाहते थे, कुछ जगहों पर बढ़ाना चाहते हैं। तो लिहाजा ये डिस्प्यूट की बात नहीं है, ये फहम की बात है, किसने क्या कहा, अल्फाज की बात है, चुनाव की बात है कि मैंने और आपने क्या कहा। तो लिहाजा ये जो कैफियत अब जो हमारा ग्राफ इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, कम है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात की है जो सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट सब महसूस कर रहे हैं, वो ये कि जिस चीज़ में पाकिस्तान ताकतवर है और इससे क्लीनली निकलने का इम्कान है, वो ये कि हम अपने रिजा के मामलात में खुद कफील हैं। उस सेक्टर को नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी फर्ज करो आप ऐसा लॉकडाउन कर दें कि जी खेत में काम नहीं हो सके, तो इस वक्त कटाई का वक्त है, तो लिहाजा आपका गल्ला खराब हो जाएगा, तो लिहाजा आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, रिस्क थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, उस सेक्टर को खोलें, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा काम ये किया कि दुनिया से ये कहा कि ये डेट का मामला जो है ना, ये हमें क्रिपल कर देगा, तुम अफोर्ड कर सकते हो, यहाँ लोग मरेंगे, इंसानी जान तो एक सी है ना यार, है ना। तो तुम 1.2 ट्रिलियन डॉलर दोगे और हम सिर्फ 8 बिलियन डॉलर देंगे और पॉपुलेशन हमारी तुम्हारी तकरीबन बराबर है, हम थोड़े से कम है, तो इट्स बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, दुनिया को सोचना चाहिए, है ना। तो ये दिस इज बहुत टाइमली अपील है, बिल्कुल। अच्छा, और ये लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैं समझता हूँ फॉरेन अफेयर्स के अंदर बड़ी अच्छी लीडरशिप, इस्लामोफोबिया के एतबार से, हर एतबार से, जो कश्मीर में हो रहा है उसके एतबार से, हर एतबार से प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी लीड ली। तो ये अच्छा एक बात उन्होंने रख दी अभी टेबल पर, दिस इज ऑन द टेबल, आइदर अ डेट मोरेटोरियम और अ डेट राइट ऑफ और रीशेड्यूलिंग ऑफ डेथ, तीनों लेवल्स हैं, मगर कम से कम एक बात रख दी गई। तो लिहाजा हमारे यहाँ हम एग्रीकल्चर के हवाले से हम समझते हैं कि वो फार्म के अंदर सिक्योरिटी के एतबार से हम सिक्योर हैं, लिहाजा गल्ला कटे, है ना, गंदम, अच्छा उसकी ट्रांसपोर्ट भी हो और जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाए, वरना लोग भूखे हो जाएंगे। तो लिहाजा वो सिस्टम खुला रखना पड़ेगा एहतियात के साथ। दूसरा सिस्टम जो आपको फिर खोलने की सोचनी पड़ेगी वो ये कि इतना डेप्थ आपके पास नहीं है कि आप ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम यानी 12 मिलियन लोगों को है जो एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे दिया जा रहा है जी, तो ये
2-3 महीने का तो कुशन है, इससे ज्यादा का नहीं है। अच्छा, और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कहाँ तक आएंगे, तो लिहाजा इस बात का इम्कान होगा कि कोई मईशत के सेक्टर्स को अपनी हालात देखते हुए खोलें। उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कंस्ट्रक्शन को भी, है ना, कि कंस्ट्रक्शन जिस पर से आज से बैन उठ गया है, जिस पर से आज से बैन उठ गया ना, तो कुछ एरियाज को, मगर अपने प्रोटेक्शन मेजर्स के हवाले से ये फ्लेक्सिबल चीजें हैं, जी हाँ, अपने प्रोटेक्शन एतबार से करना पड़ेगा। अच्छा, वहां से उठ गया, अब कैफियत आ रही है रमजान की जी। तो अभी आपकी माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। अभी जो मीटिंग हो रही थी वो मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मेरे पास तशरीफ लाए थे, क्योंकि इस चीज में प्रेसिडेंसी ने एक लीडरशिप उठाई थी कि हमने उलमा से भी, जी, बहुत अच्छा स्टेप था, उलमा के साथ मिलकर एक कंसेंसस लेकर आए थे, क्योंकि मैं ये नहीं समझता हूँ कि पुलिस, ये मामला पुलिस का और सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का है। मसाजिद के मामले में हम जज्बाती लोग हैं, दीन मजहब के मामले में हमारा लगाव अल्लाह ताला से डायरेक्ट है ना, और वो मस्जिद के जरिए एक जरिया है, तो उसको हमने बड़े अच्छे सोच समझ कर किया। तो अब इसको देखना पड़ेगा कि रमजान के अंदर क्या किया जाए। तो ये बहुत सारे एरियाज हैं जो डायनेमिक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, इस पे तो मैं बिल्कुल, आपने जो फतवा भी लिया जामिया अज़हर से और उलमा से भी जो बातचीत की, इस पे तो बिल्कुल आपका जो किरदार है वो काबिल सिताइश है। जो आपने लॉकडाउन पे डिफरेंसेस की बात की है, देखिए ये वो वक्त नहीं है जिसमें कि ज़ाहिर है कि इत्तेफाक की ज्यादा जरूरत है। डिफरेंसेस नहीं है, अप्रोचेस डिफरेंट है। लेकिन उसको बना दिया गया और शायद पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया। खैर मैं आपको उसमें नहीं उलझाना चाहती, मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कौमी इत्तेफाक राय वो तो फेडरल गवर्नमेंट की बहैसियत वजीर आज़म, एक उनकी एक लीडरशिप जो है मुंतखब वजीर आज़म है, वो सामने आनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि वो कौमी इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर पाए? नहीं, मेरा ख्याल है कौमी इत्तेफाक राय है विद लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। देखो, जो कैफियत इस वक्त कराची शहर की है वो ताफ्तान की नहीं हो सकती। जो अप्रोच ताफ्तान में ली जानी चाहिए थी वो कराची में नहीं हो सकती। जो पंजाब जिस तरह से हैंडल कर रहा है वो अपने अनोखे अंदाज से कर रहा है। जो लोग गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे उन्होंने अपने हालात के एतबार से बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया। मिसाल के तौर पर वहाँ 216 केसेस पॉजिटिव थे, अब सिर्फ 67 रह गए, तो वहाँ तो एक्चुअल केसेस कम हो गए ना। शायद वो वाहिद एरिया है गिलगित बल्तिस्तान जहाँ बड़ी यूनिटी के साथ उलमा ने, शिया सुन्नी, हर एतबार से जनाब गवर्नमेंट अपोजिशन सब लोगों ने मिलकर एक अच्छी तरह से काम किया और उन्होंने अपने आप को बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल किया। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रीजन, हालात, कैफियत, सोच सबके साथ होंगे, बट जनरल कंसेंसस आई सी अ वेरी पॉजिटिव। पाकिस्तान के अंदर जो यूनिफाइड कैफियत है वो प्रोपोर्शन ज्यादा है, डिफरेंसेस थोड़े हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का मामला है, एक दूसरे ने वोट भी लेने हैं, तो अपनी कारकर्दगी और दूसरे पर क्रिटिसिज्म जो है वो इसके बावजूद कि मैं नहीं चाहता था मगर चल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे अब फैसल वावड़ा साहब ने स्टेटमेंट्स दे दिए, आपको लगता है अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स थे या अली जैदी साहब ने किसी गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह के वक्त के अंदर? खुद आप कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी कराची में रही है, बल्कि अभी भी है, हम उसको मानते हैं। वो अखाड़े की कैफियत होती है ना, यानी जो ब्लो किसी ने खाया होगा उस ब्लो दर ब्लो जवाब देते हैं वो अखाड़े की एक कैफियत है। मगर ये कि कोरोना के ऊपर सारी गवर्नमेंट एक मस्बत और अच्छा काम कर रही है। आप मुतमईन है कि सब गवर्नमेंट जो है वो सही काम कर, क्योंकि कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता था ये क्या चीज है, कोई तैयारी नहीं थी। उसके बावजूद कितना कोऑपरेशन देखें। अगर आप आइसोलेटेड इंसिडेंट दिखाएं जी के रुकावटों के बावजूद फलाने मस्जिद में लोगों ने ये रश किया, मैं कहता हूं कि वो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। जनरली उलमा ने बड़ा अच्छे अंदाज से जुमे की नमाज के एतबार कहा कि 3 से 5 तक लोग पढ़ें, ज्यादातर इस बात को फॉलो किया गया, पेरिफ्रीज में नहीं किया। दिस इज नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इसको लोग कभी कभी ये समझते हैं कि जी आप हुक्म दे दें, अरे हुक्म पुलिस वाले सब यही काम बेचारे करते रहेंगे, मस्जिदों में रोकते रहेंगे कुछ और। बाजारों का आप हाल देखें, जब एहसास प्रोग्राम के अंदर बेचारी औरतें फंड लेने आती हैं, उनका वो डिसिप्लिन शायद आसमा जो आपका और मेरा हो सकता है बेचारी का नहीं हो सकता ना। दे आर डेस्परेट फॉर मनी। बिल्कुल, तो अंडरस्टैंड करें उस बात को। और उनको भी वो सेंसिटाइज भी नहीं हो सके पाकिस्तान की आवाम को, वो उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं। हम अनपढ़ रखा हुआ है हमने बहुत सारे लोगों को, और पेट की जरूरत
overrides everything, है ना, कल मिले ना मिले, है ना, बेचारियों को ये भी नहीं होगा कि भाई कोई पैसे, आपने सुना कि पैसे काटने शुरू कर दिए लोगों ने, है ना। तो मैंने अपील की मीडिया से कि भाई आप, मीडिया ने इतना अच्छा काम किया, लोगों को कोरोना के हवाले से बचत के अंदाज इतने अच्छी तरह से बताया आपने। और मैंने एक सर्वे पढ़ा कि जिनके अंदर 88% लोगों तक वो सारी इत्तलात पहुंच गई कि इससे बचा कैसे जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम नाज़रीन बात कर रहे हैं सदर मुमलिकत से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और मौज़ूआत पे उनसे गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर साहब, अब चूँकि आपने फूड सिक्योरिटी की बात की, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर मेंबर्स, पायनियर्स में से हैं। आपका जो एक नारा था वो बड़ा मुख्तलिफ नारा था, साफ़ चली शफाफ चली, लेकिन अभी जो चीनी का माफिया सामने आ गया या आटे का माफिया सामने आ गया, उसमें जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब का नाम भी आया। तो आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ या की हुकूमत जो है वो सही इंसाफ नहीं कर पा रही इन माफियाज के खिलाफ? नहीं, कोई, मैं समझता हूँ कि ये सारी कैफियत शुगर के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँ। मिसाल के तौर पर कि जब मैं 2018 से पहले मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे सिंध का सदर फिर बनाया था, मैं बनना नहीं चाहता था, उन्होंने कहा नहीं करो, तो मैं 2-3 महीने कम से कम 150 ये साल भर के अंदर 150 ट्रिप्स लगाए मैंने कराची से अंदरून सिंध, और हर मरतबा शुगर इशू और गन्ने के जो काश्तकार हैं उनके पेमेंट्स का इशू रहता था, और गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। तो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों पर सब्सिडीज दी जाती रही जी। अच्छा, तो और सब्सिडी दी जाती थी कि भाई कम से कम शुगर की कीमत हम ये रखना चाहते हैं, मगर इसको काश्तकार को इतने पैसे मिले। तो शुगर वाले ये कहते थे कि जी अगर आपने ये कीमत फिक्स करनी है ना, तो फिर हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें वादा नहीं खाता, तो लिहाजा आप हमें सब्सिडी दें। तो ये सब्सिडी पिछले कई सालों से चलती आ रही थी और मैं भी देखता आ रहा था और प्रोटेस्ट भी किया। गन्ने वालों के साथ मैंने बैठकर सड़कों पर भी प्रोटेस्ट किया कि भाई इनको पैसे मिलने चाहिए, और जो सब्सिडी मिली है वो इन तक नहीं पहुंची, मिसाल के तौर पर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट आई, ये तो मैंने बड़ी बारीकी से, जैसे कल मैंने चीफ जस्टिस का फैसला पढ़ा, इसलिए पढ़ना चाहता था कि जो कैजुअल कमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, फैसला हर चीज़ है। हाँ। तो इसी तरह से मैंने वो जो फैसला हुआ शुगर और गंदम का वो पढ़ा, उसके अंदर जो चीज़ें मीडिया ने पिक कर ली, ठीक किया, क्योंकि मीडिया ने उसको देखा, उन्होंने कहा जी सब्सिडी का अमाउंट इसको इतना मिला है, और उस एतबार से जहांगीर तरीन क्योंकि सबसे बड़े इसमें शुगर मिल ओनर हैं, उनको इतना मिला, इनको मिला। तो मेरा तो 2-3 सवाल हैं बड़े क्लियर से जिसका जवाब मिलना चाहिए। अच्छा, सब्सिडी तो मिली, सब्सिडी तो ऑफिशियल चीज़ है, कोई नया इंकशाफ नहीं हुआ, है ना, मिला बस सवाए इसके कि टोटल अमाउंट को उन्होंने डिवाइड कर दिया कि इसकी कितनी मिल्स हैं, उस एतबार से कितना किसको मिला, एक बात। तो सब्सिडी अब तक क्यों दी जाती रही? अच्छा, और अगर जायज़ है और थी तो उसके अंदर कहीं इस बात का इम्कान तो नहीं कि जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा दी गई, यही बहस है ना, है? यानी सब्सिडी तो बहुत चीज़ों में दी जाती है ना, मगर यहाँ पर यह बहस है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब आवाम का पैसा शुगर मिल ओनर्स की जेब में चला गया हो, जो कि इंटेंशन ये नहीं था, इंटेंशन ये था कि काश्तकार को मिले उसका बेनिफिट। तो एक तो सवाल ये, दूसरा ये कि फैसला किसने किया, ठीक है ना। तीसरा ये कि दोनों चीज़ों के अंदर, स्कैंडल्स के अंदर उन्होंने ये कहा, एक तो आपने मेरी भी मशहूरी की थी ना, सब लोगों ने, जब मुझसे किसी ने पूछा कि कौन जिम्मेदार है, मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, क्यों वो तो रिपोर्ट तो बाद में आई ना जी, तो उसी को लोग कहते रहे कि जी इसको तो ये भी नहीं पता कि आटे का बहरान है पाकिस्तान में, है। अच्छा, तो तीसरी बात ये थी कि इन्होंने ये स्पेसिफाई किया कि फिलहाल कुछ ब्यूरोक्रेट्स को स्पेसिफाई किया कि जी इन लोगों ने प्रोक्योरमेंट के अंदर ताखीर की, लिहाजा सप्लाईज कम थी, लिहाजा प्राइस फ्लक्चुएशन हुई, उसमें भी लोगों ने फायदा उठाया, लोगों ने पैसा उठाया। तो इट्स अ वेरी सिंपल रिपोर्ट, मगर वी हैव टू डिटरमिन कि सब्सिडी की आर्गुमेंट क्या था, क्या जेन्युइन था या धोखा दिया गया आपको, और आइडेंटिफाई करेंगे। इसके रिपोर्ट आ जाएगी, प्राइम मिनिस्टर सुने नाराज भी बहुत हैं और कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि खुसरो बख्तियार साहब की भी तरक्की हो गई, अलीम खान साहब जो पहले, खुसरो बख्तियार का नाम इसमें नहीं था, उनके भाई का था जी, है ना, खानदान तो जी,
اور جہانگیر ترین صاحب کے کیونکہ وہ شوگر مل کے اونر جی ہیں تو وہ بینیفیشری ضرور ہیں بالکل اس سبسڈی کے. جی. تو اور علیم خان صاحب کو آج وزیر خوراک بنا دیا گیا. علیم وہ خان اس صاحب میں نہیں تھے لیکن وہ پہلے سے نیب کے اندر وہ تھے اور وہ بھی اختلافات کی. جی کلیئر ہو گئے نا آپ جب کلیئر ہو گئے تو پھر اس کے بعد میرے اوپر تو بہت سارے الزام لوگ لگاتے رہے مگر میں کسی الزام میں کسی نے مجھے بلایا نہیں اور میں کلیئر رہا ہوں. جی الزام جی الزام اور الزام کے بعد اگر کلیئرنس ہو گیا تو تحقیقات میں بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کریں گے؟ بالکل کریں گے ورنہ یہ رپورٹ بھی ریلیز نہیں کرتے. اور خیر لوگوں نے یہ کہا کہ جی ابھی رپورٹ پوری نہیں آئی ہے, آ جائے گی, مگر یہ کہ کم سے کم ایک بات کھولی تو, اگر چیز کو بند رکھیں تو بدبو بہت ہوتی ہے, تو کھول دیا یار. آپ یہ اچھی بات ہے, پہلی بار کوئی رپورٹ پبلک ہوئی ہے, ورنہ تو کبھی ہوئی نہیں اس طرح کی رپورٹ پبلک. بالکل. تو اس سے ایک پورا ایک آپ کی پارٹی کے اندر چونکہ گروپنگ بھی بہت ہے, تو جہانگیر ترین صاحب کا بھی ایک کلاؤٹ ہے. ایکچولی پارٹی میں صرف نہیں ہے, میرے خاندان میں بھی گروپنگ رہتی ہے, آپ کے خاندان میں بھی رہتی ہے, کتنی افسوس کی بات ہے. لیکن سر وہ کلاؤڈ کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے, مگر جہانگیر ترین صاحب کا کلاؤڈ جو ہے وہ انفلوئنسڈ ہوا ان سے. جہانگیر ہاں ظاہر ہوگا نا سر, علیم خان کے اوپر جب علیم خان صاحب کے اوپر جب انکوائری ہو رہی ہوگی تو ان کے کلاؤڈ کو انفلوئنس ہوا تو یہ تو ہوگا. تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو؟ نہیں, تحریک انصاف کو تو فائدہ ہوگا. آپ کو وہ یاد ہے نا کہ جب 22 MPs کو عمران خان صاحب نے پارٹی سے نکال دیا تھا, ہے تو اچھا ہی انفلوئنس ہوا پاکستان سینٹ الیکشنز کے بعد. ہاں فرق پڑا نا, لوگوں کو خیال ہوا کہ نہیں دس گائے. اب جیسے کل سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس کے اندر یہ بھی کہا کہ بھئی ان کی آنیسٹی کے اوپر کوئی سوال نہیں, انگلی نہیں اٹھا سکتا, تو پرائم منسٹر از اے ویری اوپن پرسن. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں یا وزیر اعظم جو ہے اسمبلی توڑ دیں, کیونکہ وہ انفلوئنسڈ نہیں ہوں گے ایسے لوگوں سے, کیونکہ نمبر بہت کم ہے اسمبلی کے اندر. اس کے بھی میرے خیال سے اس وقت کورونا وائرس آپ کو اتنا اچھا ٹاپک ملا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ ٹی وی ورنہ یہی بات کرتا رہتا جی, کہ آج اسمبلی ٹوٹ رہی ہے, آج حکومت جا رہی ہے, کل دوسری اور انفارچونیٹلی ہو بھی رہی ہے. سر دیکھیں آپ, مطلب 3 ہفتے ہم لوگوں نے کوئی اور بات ڈسکس نہیں کی, اور 3 ہفتوں میں جیسے چینی کی رپورٹ سامنے آئی تو بس پالیٹکس ہی پالیٹکس, which is unfortunate I guess کہ نہیں ٹھیک ہے. میرے خیال سے اس وقت جو کورونا وائرس کے اعتبار سے پاکستان کی ساری ٹیلی ویژن کمپنیز نے جو حصہ لیا, تو میں تعریف کرتا ہوں اس بات کی, کیونکہ میں کریٹیکل بھی رہتا ہوں نا. اچھا, اور میں علماء نے جو کوآپریشن کیا اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں, جو بیچارے غریب جن مسائل سے گزر رہے ہیں اور جس برداشت کے ساتھ وہ چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قوم کی اسٹرینتھ بنتی ہے نا, کہ ان کو اندازہ ہے کہ مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں, اور وہ پاکستان کے اعتبار سے لگے ہوئے اپنے. بے شک اتنے ڈفرینسز, اتنی پولرائزیشن ہے. پاکستان اس ملک میں آ کے سر کرونا کے مذہب بنا دیے گئے, فرقے بنا دیے, کبھی کرونا تبلیغی ہوا, کبھی کرونا شیعہ ہوا, کبھی کرونا کچھ ہوا, دنیا بھر میں ہوا. اس کے باوجود اچھا کرونا ووہان وائرس پھیلایا, اور وہ جو پریزیڈنٹ شی تھے انہوں نے مجھ سے کہا بھی بڑی تکلیف سے کہ کبھی یہ ووہان وائرس کہلایا جا رہا ہے, کبھی یہ چائنا وائرس کہا جا رہا ہے. انڈیا میں وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ انہوں نے فوکس کر کے تعصب کیا, ہے نا, تو یہ دنیا بھر کے اندر ہوا, مگر پاکستان میں وہ بیلنس ہو گیا کہ کہیں تافتان سے بھی آیا اور تبلیغی جماعت سے بھی آیا, تو اس لیے بیلنس ہو گیا. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں صدر مملکت سے, اور بہت ہی دلچسپ انداز میں وہ بات کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر, لیکن ظاہر ہے کہ سربراہ مملکت کے طور پہ جتنی اویئرنیس کرونا کے حوالے سے اور پاکستان کی معیشت کے بارے میں وہ دے سکتے ہیں, دے رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے. ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, اور بریک کے بعد کچھ اور باتیں بھی ہوں گی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب. ڈاکٹر صاحب, پولیٹیکل باتیں بھی ہم نے کرنی ہے, اس لیے آخر میں کچھ اور سوال میں نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. اب چونکہ آپ کہہ رہے تھے, میں نے اسپیکر صاحب سے یہ پوچھا کہ بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ پیش ہونا ہے, اپنے ٹائم پہ پیش ہونا ہے, اسمبلیوں کی بھی ساری قائمہ کمیٹیاں بھی, انہوں نے کہا ہمیں قواعد میں ترمیم کرنی پڑے گی اگر ہم سب کو اسمبلی کو انٹرنیٹ کے ذریعے یا اس کے ذریعے سے ملاتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ضرور اختیار ہونا چاہیے کہ جو یہ کلیکٹیو وزڈم ہے
جو مختلف جگہوں کی ہے وہ آ کے بات کریں. نہیں, میں سمجھتا ہوں جو بھی امکان ہو کریں. دیکھیے, میں نے پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے مجھے آئی ٹی سیکٹر کا ٹاسک فورس کا ایک چیئر بھی بنایا, اور مجھے یہی بے چینی ہوئی کہ اس وقت جو بندشیں ہیں اس کے اندر آن لائن لرننگ کا کیا کیفیت ہو سکتی ہے, آئی ٹی کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہے, ٹیلی ویژن کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہے. تو ہم اس نتیجے پہنچے کہ پاکستان کے اندر ایک تو اس کا ایکسپینس ٹیلی فون استعمال کرنے کا اور ڈیٹا کی کاسٹ کو ہمیں کم کرنا چاہیے. ایک پھر جو بینڈ ہم نے اسپیکٹرم دیا ہوا ہے اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. اس کا ڈائریکٹ ریونیو گورنمنٹ کے پاس نہیں آئے گا, مگر انڈائریکٹ اس طرح سے آئے گا کہ معیشت کے اندر خوب استعمال جب ہوگا تو معیشت بڑی تیزی سے چلے گی. اب آپ یہ دیکھیے کہ احساس پروگرام کے اندر یہ عورتیں آ کر خود دے رہی ہیں. کاش کہ ہم ایک سٹیپ آگے جا کر ان کے ڈیجیٹل والیٹس کے اندر ان کو ٹیلی فون پر پیسے مل جاتے ہیں, تو وہ کاٹنے والی کیفیت بھی نہیں آتی کہ کوئی 500 روپے لے رہا ہے اور کوئی 1000 روپے لے رہا ہے, یہ بھی ہو جاتا. اور ٹیلی ویژن پر پرائم منسٹر صاحب نے شروع کیا, اس وجہ سے شروع کیا کہ جب آن لائن کورسز شروع کیے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اور سب نے, تو پتہ چلا کہ کہیں اچھی بینڈویڈتھ ہے یا کہیں اچھا وہ آپٹک کیبل ہے, کہیں نہیں ہے, تو اس میں تفریق ہو جاتی. امیر طبقے کے بچوں کا اور غریب طبقے کے بچوں کا فرق آ جاتا کہ وہاں کورسز نہیں ہوتے, تو لوگوں نے کہا بند کر دو. تو یہ ایک نیا ایونیو ہے, مطلب معیشت کے لیے ایک نیا ایونیو ہے, مگر اچھا ہوا فوکس ہوا نا. جو ہم کہہ رہے تھے فوکس کرو, تو قوم کا خود ہی آن لائن اور اسپیکٹرم اور ان سب چیزوں پر فوکس ہوا, اینڈ دا ایبلٹی ٹو میک پیمنٹس تھرو ڈیجیٹل والیٹ. تو اب آپ نے جیسے یہ بات کی نا کہ اس کے اندر جس طرح سے, دیکھیے میں وہ شخص ہوں جو کلیم کر سکتا ہوں بہت ساری چیزیں. 2009 یا 8 میں ایز اے سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی پہلا آدمی ہوں پاکستان میں جس نے ویڈیو کانفرنسنگ کی. کراچی, لاہور, اسلام آباد, پاکستان تحریک انصاف ویڈیو کانفرنس کرتی تھی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی. 10 سال ہو گئے اس بات کو, 11 سال ہو گئے. کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا, سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ ہوگا, مگر ہم نے یہ سوچا کہ اس وقت 14-15 لاکھ کی کتنے کی تھی, کسی نے ہمیں ڈونیٹ کروایا. مگر میں نے کہا کہ یار ہر مرتبہ ہم ٹکٹ خرچ کر کے 10 آدمی آتے تھے کراچی سے ہر مرتبہ, تو اگر مہینے میں ہر ہوا تو پھر ہم لاکھوں روپیہ تو وہاں ضائع کرتے. تو اسی طرح سے یہ جو آئی ٹی کی آپ نے بات کی کہ اسمبلی کے اعتبار سے بھی کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن اسپیکٹرم بڑھانا پڑے گا, مگر ان دا شارٹ رن نہیں بڑھے گا. یہاں پر جو سپریم کورٹ نے بات کہی ہے کہ لیجسلیشن ہو, تو میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب کے ساتھ بات بھی کروں گا کہ کب اسمبلی کی ایک میٹنگ ہو سکتی ہے, ڈسٹینسنگ کر کے یا واٹ ایور کوئی نہ کوئی انداز اپنایا جائے, احتیاط کے ساتھ کی جائے تو وہ ہوگا. مگر ایک قانون جیسے میچور ہوں گے تو وہ پھر اسمبلی میں ہی ڈالے جائیں, بہتر ہے. ضرورت پڑے تو آرڈیننس ایک اسٹیپنگ سٹون بن سکتا ہے, بٹ ٹو برنگ دا لا ان دی اسمبلی. ڈاکٹر صاحب جیسے شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ یہ حالات نارمل تو نہیں ہیں, غیر معمولی حالات ہیں. بہت سارے لوگ کچھ دنوں سے قومی حکومت کی بات بھی کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو کہ ظاہر ہے کہ اکنامک کرائسس جو ہے مزید بڑھنے والا ہے, بڑھ سکتا ہے, جو سچویشن ہے اس میں کوئی قومی حکومت بھی بن سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے ساتھ کنسلٹیشن رہے, یہی ہوگا. کوئی قومی حکومت کا امکان نہیں. میں پچھلے دنوں اسرائیل کے حساب دیکھ رہا تھا جہاں 1 ووٹ کا فرق ہے بٹوین پارٹی آف گینٹس اینڈ نیتنیاہو, 1 ووٹ کا فرق ہے, اور 3 مہینے لگ گئے. اور کچھ کمپرومائزز کی بھی میں نے خبر سنی کہ جی وہ اسپیکر بن جائیں گے گینٹس اور نیتنیاہو پرائم منسٹر بن جائیں گے, مگر نہیں ہوا. یہ پولیٹیکل ڈفرینسز کے اندر قومی حکومت بنتی نہیں ہے, مگر قومی ڈائریکشن بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, قومی حکومت ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت سارا اٹس تھروئنگ اے اسپینر ان دا ہول مشین, مگر یہ کہ قومی یکجہتی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے اور ہے کنسنسس. جیسے جب پلوامہ اٹیک کے بعد جو پاکستان پر حملہ ہوا تو ہماری پوری قوم کی یکساں سوچ تھی. جو کشمیر کے حوالے سے, بلکہ میں ذکر کر دوں کل میں نے گورنرز کانفرنس کی تھی, اس کے اندر آزاد جموں کشمیر کے صدر صاحب نے بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ جناب شیلنگ along the border انڈیا نے بڑھا دی ہے, جو بڑی افسوسناک کیفیت ہے اس زمانے کے اندر, ہے نا, کہ یہ حرکت کرنا. ابھی آپ نے دیکھا کہ شہید بھی ایک بچہ بھی شہید ہوا, ابھی اور کوئی اور بھی ابھی شہید ہوا. تو یہ وہ جن مشکلات کے ساتھ جموں اور کشمیر کے لوگ, آکوپائڈ جموں اور کشمیر کے لوگ گزر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہماری ہمدردی بھی ہے, مگر ڈسٹریکشن ہوا ہے. اصل ایشو سے ظاہر ہے کورونا کی وجہ سے جو مسلمانوں کے ساتھ کیفیات ہیں, جو تعصب ہے ہندوستان کے اندر, وہ بھی ایک ڈسٹریکشن ہے. مگر ان سارے معاملات
मामलात के अंदर कौमी यकजहती है। प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, सारे अपोजिशन लीडर को भी, बाकी लीडर्स को भी बुला के बात करनी चाहिए, बाकी प्राइम मिनिस्टर ने तो की भी थी ना कोरोना वायरस के हवाले लेकिन उन्होंने से। सुनी नहीं बात। नहीं तो सुनने वाले और भी बैठे थे, चलो उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहा हूँ, मगर दैट वाज अ गुड स्टेप। असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी आपके ख्याल में, कोई और चीज़ नहीं होगी? हाँ, अभी किसी ने मुझसे कहा जी, मैंने उसी रेफरेंस में पूछा आपसे। किसी ने कुछ कहा नहीं है, इंशाल्लाह पूरी करेंगे, कोई वजह नहीं कि ना करें। सर अब क्वारंटीन में हैं सब लोग, तो आप भी मीटिंग्स तो कर रहे हैं, हमने देखा आप लॉन में मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन घर पे फैमिली के साथ तो क्या मसरूफियत आपकी क्या? मैं लोगों के पैगाम के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्वारंटीना में क्या करता हूँ, क्या मैं बताऊँ, बड़े मजे की बात बताऊँ। हाँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, 1 घंटा, हाँ, है ना, क्योंकि अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया, तो सुबह ही करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग, है ना, और उसको मैंने नहीं छेड़ा ताकि मैं समझता हूँ कि वो फिटनेस रहनी चाहिए। उसके बाद जनाब जो दफ्तर में बाकायदा दफ्तर में बैठता भी हूँ, सारे टेलीफोन पर वही काम होते रहते हैं, तो दफ्तर की मसरूफियात के अंदर शायद थोड़ी बहुत कमी होगी कि बिलमुशाफा मुलाकातें कम हो गई, मगर वो रही। अच्छा, उसके बाद मुझे इतना मज़ा आता है कि मैं देखता हूँ कि अपने थर्ड जनरेशन को, मेरे बच्चे और थर्ड जनरेशन, आजकल कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है कि रात को 1 घंटा सारी दुनिया से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गुफ्तगू होती रहती है, कभी व्हाट्सएप पर, कभी जूम पर, किसी न किसी अंदाज से गुफ्तगू चलती है। और जो किताबें मैं पढ़ता था उसमें इजाफा हो गया। आखिरी किताब आपने कौन सी पढ़ी है? आजकल पढ़ रहा हूँ, अच्छा, आजकल पढ़ रहा हूँ एक रेवलेशन के नाम से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ज़माने की सारी बातें, कि एक नई किताब है, मगर वो तारीख़ के रिटन बाय पाकिस्तानी अमेरिकन ऑथर, है ना, मगर बड़ी अच्छे अंदाज से। कभी कभी मैं ये देखता था जब कुरान पढ़ता था कि ये वाक़या जब का है, इसके पैरेलल दुनिया में क्या हो रहा था, है। अच्छा, और फिर ये वाक़या जब का सीक्वेंस क्या है। जब कुरान पढ़ता था तो हमेशा सीक्वेंस सोचता था कि किस एतबार से आई, हज़रत मूसा कहाँ थे, कहाँ से निकले, फिर कहाँ उनकी शादी हुई, और कहाँ उन्होंने वादा किया किसी आदमी से कि जी मैं 7 साल तुम्हारे यहाँ मेहनत करूँगा और तुम्हारी बेटी से भी शादी करूँगा, उसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊँगा, फिर अल्लाह ताला ने वापस भेजा। तो ये एक सीक्वेंस के एतबार से मुझे, जब रवानी से कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे वो सीक्वेंस मिल जाता है। कोई सीक्वेंस तैयार कर दो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इसने सीक्वेंस। तो रेवलेशन इज़ अ बुक जो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, और उसकी माई वाइफ इज़ लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट ऑफ द सेम थिंग, तो वो उसको ज़्यादा आसान समझ रही थी कि पॉडकास्ट के एतबार से मैं उसको पढ़ लूँगा। तो मेरा मुताला मुसलसल जारी है जी। और मैं समझता हूँ कि वो वैसे ये जो क्वारंटीन और इन सारी चीज़ों से मेरे मुताले में कोई फ़र्क नहीं आया, बढ़ ही गया होगा। हाँ, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त भी दिया और आपने अपने एक्सपीरियंसेस भी जो है वो शेयर किए। हम भी चाहते कि लोगों तक आपकी बात पहुंचे। एक चीज़ मैं आपसे कह दूं, मैं समझता हूं कि मुझे बड़ा फ़ख्र इस बात पर है कि ये पाकिस्तानी कौम इतनी तराशी जा चुकी है। अल्लाह ताला ने जो आजमाइशें रखी थी उससे भी गुजर गई, चाहे वो अफ़गानिस्तान की जंग थी, चाहे वो दहशत गर्दी थी, चाहे वो हमारी अपनी पोलराइजेशन थी, और चाहे सैलाब हो, चाहे ज़लज़ला हो, और अब ये क्वारंटीन के एतबार से मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी आजमाइशों से गुजरी है। और अल्लाह ताला से मैं दुआ भी करता हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि बड़ी निखर कर निकलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने का, हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने बात सुनी, जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता, बुरा वक्त भी गुजर जाता है। प्रेसिडेंट साहब का भी आपने सुना कि मुताले क्या और अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने का, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है एहतियात, एहतियात और सिर्फ एहतियात। कुछ अरसे के लिए सही, मगर ये एहतियात अपनानी पड़ेगी। पाकिस्तान, अल्लाह ताला इस जो अज़ाब है, इस बीमारी से हम सब लोगों को, इस वबा से महफूज रखे, लेकिन एहतियात ज़रूर कीजिएगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।